सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल जीएसएसआर क्लासेस क्लास 12। सो लास्ट मौके पर आज हम ला चुके हैं आपके पास 30 मिनट सीरीज़ की शुरुआत आज से हम करने जा रहे हैं, जो इसका हमारे पास पहला चैप्टर रहेगा सॉल्यूशंस का। लगातार वीडियोस हम आने लगी हैं, तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि डेली बेसिस पे आप शॉर्ट्स और 30 मिनट सीरीज़ और 15 मिनट सीरीज़ भी लाने की पूरी कोशिश होगी। तो उसके लिए बी श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे चैप्टर से। सो अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस हुज कंपोजिशन कैन बी वेरिड विद इन सर्टेन लिमिट्स। अब एक सॉल्यूशन क्या होता है? एक सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाकर एक जो मिक्सचर बनता है उसको हम सॉल्यूशन का नाम देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास होमोजेनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, जो कि ये मैंने आपको बता दिया कि ये दो या दो से ज़्यादा जो सब्सटेंसेस को मिलाकर बनाया जाए उसे हम सोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, बट ये एक सर्टेन लिमिट्स के अंदर रहना चाहिए। अगर उससे बाहर गया तो ये सोल्यूशन का थोड़ा सा ख़राब हो सकता है इसमें। ठीक है, सो ये बेसिक से है कुछ, इसको फटाफट निपटाते हैं, फिर चलते हैं मेन चैप्टर की तरफ। पहला ये था मास परसेंटेज पे। सो द मास ऑफ द कंपोनेंट पर 100 ग्राम ऑफ द सोल्यूशन, इसे हम क्या कहते हैं? परसेंटेज। परसेंटेज हम किसको कहते थे? जब हम मल्टीप्लाई बाय 100 करते थे किसी को, है ना। पर 100 ग्राम अगर हम जिसको करते थे, जैसे मैंने अभी निकालना है 96%, अगर हमने निकालना है तो 96 हमारे किस में से आए हैं? किस में से आए हैं? 100 में से, तो वो पर 100 ग्राम में हो जाएगा। सो मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट कैसे निकलेगा? मास ऑफ द कंपोनेंट अपॉन में टोटल मास ऑफ द सोल्यूशन इनटू 100। ठीक है ना। जैसे हमारे पास मास ऑफ कंपोनेंट, जैसे मैंने ए कंपोनेंट ले लिया अपना, तो ए कंपोनेंट मैंने WA ले लिया। ठीक है, वेट ऑफ ए प्लस मेरे पास क्या आएगा? जैसे इसको ए ले लो, इसको बी ले लो, तो वेट ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी हमारे पास क्या बन जाएगा? इंटू 100 हम जब इसको करेंगे तो हमारे पास मास जो हमारे पास परसेंटेज बनकर आ जाएगी। ठीक हो गया, क्लियर? सब मोलैरिटी अब इसमें देख लेते हैं। मोलैरिटी में बस क्या होती है? इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर। ये याद रखना भाई। और आगे मोलैरिटी आएगी, इसका मैं दोनों में आपको डिफरेंस बताऊंगा, जब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसमें ही फंसते हैं। मोलैरिटी ऑफ अ सोल्यूशन, तो मोलैरिटी ऑफ हमारे पास क्या बनती, कैसे बनती है? मोल्स ऑफ अ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ठीक है, या फिर मोल्स ऑफ सोल्यूट, ये जो मोल्स ऑफ सोल्यूट है, अब ये कैसे बनता है हमारे पास? मोल्स ऑफ सोल्यूट हमारे पास कैसे बनता है? मास ऑफ सोल्यूट, मास जो होगा सोल्यूट का, उसको हम डिवाइड कर देंगे किससे? मोलर मास ऑफ सोल्यूट से। ठीक है, ओके। अब आए थे हम मोलैलिटी पे। अब भाई जो जिनको वहाँ पर जाके जिनको स्किप हो जाता माइंड से, उनको मैं बता दूँ कि अगर माइंड से अगर बाई चांस अगर स्किप हो जाए तो आप ऑपोजिट सोचोगे। एक जनरल थिंकिंग हमारे माइंड में क्या आती है कि मोलैलिटी लिखा तो ये जरूर किसी वाटर से रिलेटेड होगा, बट नहीं, यहाँ पर ये उल्टा हो जाता है, क्योंकि मोलैरिटी हमारे पास पर लीटर वाटर से हमारे पास कंपेयर होती है, और जो मोलैलिटी होती है ये हमारे पास किस में होती है? डिसॉल्व्ड पर 1000 ग्राम और 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट में। ठीक है, ये kg में और ऊपर वाला लीटर में था। सो मोलैलिटी वही आ जाएगा हमारे पास, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स इंटू 1000। अब मैंने क्यों किया ये बताओ? क्योंकि यहाँ पर हमने पर 1000 ग्राम हमने इसमें शो किया। अगर kg में अगर कर रहे हैं यहाँ पे, अगर मैं किलोग्राम लिख दूँ तो यहाँ पर ये 1000 हट जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है, एक बार शुरू से देख लो, फिर चलते हैं हम अपने नेक्स्ट तरफ। सो चलो, सो यहीं पर हमारे पास आ जाता है अब मोल फ्रैक्शन। सो इट इज़ अ रेशियो ऑफ अ नंबर ऑफ अ मोल्स ऑफ अ वन कंपोनेंट टू द टोटल अमाउंट ऑफ अ नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। अब भाई हमारे पास इसमें क्या है, इसको आप देख लो। सिंपल सी मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आप आराम से इसको देख सको और आपको एक एक वर्ड इसके क्रिस्टल क्लियर हो सके। मैं आपको सीधा इसके डायग्राम से इसके फॉर्मूले से आपको समझाता हूँ। सो मोल्स ऑफ कंपोनेंट हमारे पास क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। एक कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में कितने, जितने भी उसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स होंगे उन सबके टोटल ऑफ मोल्स। ठीक है, जैसे हमारे पास है, हमने मोल फ्रैक्शन हम किससे निकालते हैं? इससे। साई हमारे पास एक होता है, ये ऐसा सा हमारे पास एक होता है। ठीक है, जब हमने ए कंपोनेंट का माना, हमने मोल फ्रैक्शन निकालना, तो हमने क्या करना है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कंपोनेंट। ठीक है, यहीं पर हमारा ये मोल फ्रैक्शन ख़त्म होता है। ये हमारे पास एक इसका एक रिलेशन टाइप्स है जो इम्पोर्टेंट है, इसको करना मत भूलना। जब मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी जब दोनों को जब सम अप किया जाता है तो हमारे पास वो 1 के इक्वल आता है। ठीक है, सब नेक्स्ट आइटम सोलिबिलिटी ऑफ गैसेज एंड सॉलिड इन लिक्विड। सोलिबिलिटी ऑफ गैसेज एंड सॉलिड इन लिक्विड। सो इसके कुछ की पॉइंट्स है, इसके बारे में जब बता दूंगा तो आपको पूरा यह हो जाएगा। तो इसका क्या है, द सोलिबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस डिपेंड्स। अब ये डिपेंड किस पे करता है सोलिबिलिटी, तो पहला नेचर ऑफ सोल्यूट पे, पहला किस पे करता है ये, नेचर ऑफ सोल्यूट पे, दूसरा नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे, तीसरा टेम्परेचर पे, चौथा और प्रेशर पे। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा विस्तार से थोड़ा सा इलेबोरेट करके समझते हैं। सो solubility of solid in liquid, the amount of solid that dissolves in 100 gram of solvent at a given temperature to form a saturated solution। ऐसा अमाउंट ऑफ सॉलिड जो कि डिज़ोल्व किया जाता है 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में एट ए गिवन टेम्परेचर में, ताकि हम क्या बना सकें, सैचुरेटेड सोल्यूशन फॉर्म हो सके। ठीक है, अब इसमें हमारे पास नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट कैसे काम करते हैं भाई। सो एवरी सॉलिड डज नॉट डिजोल्व इन गिवन लिक्विड। ये याद रखना कि हर एक जो भी सॉलिड होता है ये डिजोल्व नहीं कर सकता किसमें, गिवन लिक्विड में। सो सॉलिड डिजोल्व्स इन अ लिक्विड इफ द इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन आर सिमिलर इन सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट। ठीक है, वो तभी डिजोल्व करेगा जब इंटरमोलिकुलर जो इंटरेक्शंस होगी उनकी, दोनों के सॉल्यूट और सॉल्वेंट की, वो दोनों क्या होगी, सिमिलर होंगी। ठीक है, एक बार शुरू से देख लो, चलते फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। सो हमारे पास इसका सेकंड पॉइंट क्या आ गया, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, सेकंड हमारे पास इसका क्या आ गया, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। द सोलिबिलिटी में बी इंक्रीज और डिक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, सोलिबिलिटी इंक्रीज भी कर सकती है, डिक्रीज भी कर सकते हैं, किससे, टेम्परेचर के द्वारा। ठीक है, सो इसके दो पार्ट बनते हैं, एक इंक्रीज का ले लेते हैं, एक डिक्रीज का ले लेते हैं। सो सोलिबिलिटी ऑफ सॉल्यूट्स इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब जो सोलिबिलिटी ऑफ सॉल्यूट्स होती है ना, ये हमारे पास इंक्रीज करते हैं किससे, इंक्रीज इन टेम्परेचर करने से, क्योंकि डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। यहाँ पे जो डेल्टा जो एच है ना, वो ग्रेटर देन है किससे, 0 से। सो यहाँ पर ये एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगी, जिसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से हमारा सोलिबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड साइड हमारे पास क्या आ जाएगा, द सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब डिक्रीज हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि मे बी था ना, डिक्रीज भी हो सकता है और इंक्रीज भी हो सकता है। सो ये कब होगा, जब डिसोल्यूशन जो प्रोसेस होगी वो हमारे पास क्या होगी, एक्सोथर्मिक होगी, जब डेल्टा एच लेसर देन क्या हो जाएगा, 0 से। ठीक है, सो इसका एक की पॉइंट मेन है, तो ये देख लो। सो इफ द सोल्यूट डिजोल्व इन एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, मतलब कि एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट जब होगी, एंडोथर्मिक होगी, द सोल्यूबिलिटी इंक्रीजेज विद राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, जो ऊपर मैंने समझाया इसका ये 2 पॉइंट्स में मैंने साथ लिख दिए। सो इफ द सोल्यूट डिजोल्व इन द एवोल्यूशन ऑफ हीट, ये एब्जॉर्प्शन था भाई, और ये हमारे पास क्या था, एवोल्यूशन था। सो जब एब्जॉर्प्शन ऑफ, जब हमारे पास जो हमारे पास एवोल्यूशन ऑफ जब हीट होगी, मानो कि एक्सोथर्मिक जब हुई रिएक्शन, तो द सोल्यूबिलिटी डिक्रीजेज विद द राइज इन टेम्परेचर। ठीक हो गया। सो अब हमारे पास आ गया इफेक्ट ऑफ प्रेशर। सो द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड इज जनरली वेरी स्मॉल। सो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इस पर कोई कंसिडर किया नहीं जाता। ठीक है, सोल्यूबिलिटी का प्रेशर पे कोई इतना फ़र्क पड़ता नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया। इन लिक्विड्स, ये याद रखना, इन लिक्विड्स में। सो आ जाएगा हमारे पास सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड्स। ठीक, सो सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड्स डिपेंड अपॉन, इसकी भी अब डिपेंडेंस देख लेते हैं। द नेचर ऑफ सोल्यूट, ठीक है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, टेम्परेचर, प्रेशर, ये भी चारों पे होगा। क्लियर हो गया। कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपका विद इन 1 आवर 2 आवर या फिर 30 मिनट्स के अंदर अंदर मैं आपको आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। सो आ जाता मैं इसके इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पर। सो द सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, पहले वाले में हमने क्या देखा था कि इंक्रीज और डिक्रीज वो दोनों कर सकती थी, बट इसमें हमारे पास स्पेसिफिक है कि यहाँ पर जो गैस है वो हमारे पास डिक्रीज करेगी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, सो इन जनरल गैस डिजोल्व इन अ लिक्विड विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट।
इसका मतलब कि हमारे पास एक्सोथर्मिक यहाँ पर प्रोसेस हो गई। ठीक है, पिछली बार में भी हमने देखा था कि एक्सोथर्मिक होने की वजह से क्या हो रहा था, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर रही थी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक, सो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इस पर हमारे पास भाई इफेक्ट ऑफ प्रेशर हमारे पास इस पर पड़ेगा, क्योंकि द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन प्रेशर। कैसे, ये मैंने डायग्राम बनाया है, डायग्राम की वजह से आप समझो। जब हमने प्रेशर नहीं डाला था, जब हमने इसके ऊपर बस पिस्टन रखा था, तो हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स थे वो हमारे पास यहाँ वहाँ थे। ठीक है, बट जब हमने इसको ऊपर, जब हमने 2 पिस्टन रखे और जब इसको कंप्रेस किया गया, तो हमारे पास जो जितने भी मॉलिक्यूल्स थे प्रेशर की वजह से वो सारे क्या हो गए, इंक्रीज़ हो गए। मतलब कि एक जगह पर अलाइन होने लगे, सारे इकट्ठे हो जाएंगे जब, तो वो ज़्यादा ही लगेंगे, तो वो सोलिबिलिटी को क्या कर देगी, गैसेस की इंक्रीज़ कर देगी। ठीक है, इसका मेन पॉइंट है कि देख लो, द मोर मॉलिक्यूल्स विल बी स्ट्राइकिंग द सरफेस, इसकी बात हो रही है। द मॉलिक्यूल्स विल बी स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ द लिक्विड एंड हैंस मोर मॉलिक्यूल विल डिजोल्व एंड द सोलिबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीजेस। ठीक हो गया, क्लियर है। अंटिल अ न्यू इक्विलिब्रियम इज रीच, जब तक न्यू इक्विलिब्रियम नहीं आएगा तब तक वो इंक्रीज करती जाएगी क्या, सोलिबिलिटी। दिस इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑफ अ गैस अबव द सोल्यूशन इंक्रीजेज द सोलिबिलिटी ऑफ गैस। ठीक है, सो भाई एक मेन चीज़ आ जाती है यहाँ पर, इम्पोर्टेंट है क्या, हेनरीज लॉ। So the mass of a gas dissolved per unit volume of the solvent at a constant temperature is directly proportional to the pressure of a gas in equilibrium with the solution. अब इसमें क्या है, द मास ऑफ अ गैस, 2-3 पॉइंट है बस हमने याद रखने हैं और कुछ नहीं है यहाँ पे। हम ऐसे कुछ बढ़ा चढ़ा के बोल देते हैं, कुछ नहीं, 2-3 पॉइंट याद रखो, पूरी डेफिनेशन आपके हाथ में आ जाती है। द मास ऑफ, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ वो देखते रहना। द मास ऑफ अ गैस इज डिजोल्व पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ अ गैस, इन इक्विलिब्रियम विद द सोल्यूशन। ये आपका सारा जनरल नॉलेज का था, जो बस हमने मार्क किया ना, बस इसको अगर आप याद रखोगे तो आगे अपने जो मर्जी लगाते जाओ वो आता जाएगा सीधा। ठीक है ना, जैसे अगर मेरे को अगर नहीं पता तो मैंने क्या लिखना है, द मास ऑफ अ गैस, क्योंकि मास होगा किसका, गैस का, डिजोल्व पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ अ गैस इन इक्विलिब्रियम विद द सोल्यूशन। ठीक है, सो इसका अब हमारे पास क्या आएगा, P इज इक्वल्स टू के एच एक्स, जहाँ पर ये जो हमारे पास के एच एक्स होता है ये हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है। ये हमारे पास क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ठीक है, ये हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ गया, क्लियर। सो ये देख लो, एक बार शुरू से देख लो, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे वीडियोस में मेरा मेन मोटिव यही है कि आप तक बस ज़्यादा से ज़्यादा मैं अच्छे से अच्छे नोट्स पहुंचा सकूं। सब नेक्स्ट आइटम, व्हाट इज़ द, एक क्वेश्चन है भाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। ठीक है, ये काफ़ी बार आ चुका है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, तो इसको तो छोड़ने का कोई सवाल उठता ही नहीं। सो आते हैं इस क्वेश्चन पे, तो व्हाट इज़ द रीज़न that aquatic species are more comfortable in cold water than rather than warm water। भाई मछली, जीव जंतु जितने भी पानी के होते हैं वो सारे कोल्ड वाटर में, ठंडे पानी में रहना क्यों पसंद करते हैं रेदर देन गर्म पानी में। देख लेते हैं इसका आंसर। सो द वैल्यू ऑफ के एच इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है ना, वैल्यू ऑफ के एच क्या करेगी, इंक्रीज करेगी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंडिकेट्स दैट सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेज डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा वैसे वैसे सोल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी, और के एच इंक्रीज करेगा, वैल्यू ऑफ के एच जब इंक्रीज करेगी तो इसका मतलब कि वार्म वाटर में सोल्युबिलिटी तो होगी नहीं, तो इसकी वजह से हमारे पास जो एक्वेटिक स्पीशीज़ हैं वो हमारे पास देखा जाता है कि जब भी ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो वो एक्वेटिक एनिमल्स बाहर आने की कोशिश करते हैं या फिर मर जाते हैं वो। ठीक है ना, सोल्युबिलिटी की वजह से। सो इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, लिमिटेशंस चेक कर लेते हैं। इफ़ प्रेशर इज़ लो, मतलब कि प्रेशर हमें लो ही रखना चाहिए, क्यों, क्योंकि एट हाई प्रेशर द लो, ये जो हेनरीज लो है, बिकम्स लेस एक्यूरेट एंड द केस शो कंसिडरेबल डेविएशन। ठीक है, ये हम ऊपर ही पढ़ के आए हैं। सो टेम्परेचर इज़ नॉट टू लो, टेम्परेचर ज़्यादा भी लो नहीं होना चाहिए कि जमी जाए,
और द गैस इज़ नॉट हाईली सोल्यूबल, गैसेस जो होनी चाहिए वो हाईली सोल्यूबल हमारे पास नहीं होनी चाहिए। ठीक, इसके हमारे पास कुछ एप्लीकेशंस आती हैं, ये इसके बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। सो एप्लीकेशंस आ जाती हैं इसकी, इंपॉर्टेंट है ये एप्लीकेशंस। सो इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड ब्रेवरेजेस, हमारे पास हेनरीज लॉ किसमें यूज़ होता है, किसमें यूज़ होता है हमारे पास, इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड ब्रेवरेजेस। ठीक है, ब्रेवरेजेस में हमारे पास यूज़ होता है टू इंक्रीज सोल्यूबिलिटी ऑफ CO2। हमारे पास, हमें पता है कि हमारे पास इसमें कार्बन डाइऑक्साइड हमारी भरी होती है, किसमें, सॉफ्ट ड्रिंक्स जो कि कोक, लिम्का वगैरह जो भी है। ठीक है, तो टू इंक्रीज सोल्यूबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक्स, सॉफ्ट वाटर, बियर, शैम्पेन, जो भी आपने यूज़ करना है, ठीक है, जो भी आपने पीना वो आपकी मर्जी। द बॉटल सील्ड अंडर हाई प्रेशर, ये अब हाई प्रेशर में क्यों करते हैं भाई, इसकी सोल्यूबिलिटी का भी इसमें जो है, इसको आप कमेंट करके बताना कि ये क्यों ऐसे करते हैं। ठीक है, मैं आपको ऊपर से बता देता हूँ पहले कि ये इसको लाइफ लॉन्ग, मतलब कि इसके तो थोड़ी सी लाइफ को लॉन्ग करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है अंडर हाई प्रेशर में। आपने देखा होगा जैसे ही आप बोतल कोई भी ऐसे खोलते हो कार्बोनेटेड ड्रिंक की, जैसे आप खोलते हो तो उसमें से एक आवाज़, फिज़ की उसमें से आवाज़ निकलती है। ठीक है, फिर बबल्स भी ऊपर को आते हैं, वो बबल्स जो होते हैं वो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के होते हैं। ठीक है, मतलब कि वो एक कार्बोनेटेड ड्रिंक होता है जिसको हम लॉन्ग लाइफ उसकी करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक, सो डीप सी डाइविंग और स्कूबा डाइविंग। सो डाइवर्स डिपेंड अपॉन कंप्रेस्ड एयर फॉर ब्रीदिंग एट हाई टेम्परेचर अंडर वाटर। ठीक है, वो अब वही बात होगी ना कि हाई प्रेशर पे ही उनको अंदर सांस लेनी पड़ती है, क्योंकि नॉर्मल जो होगी ऑक्सीजन वो हम कैरी नहीं कर सकते। ठीक है, अब जो उनका जो पीछे टैंक होता है ना, जो वो स्कूबा डाइवर्स लेके जाते हैं, तो उसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का क्या होता है, मिक्सचर होता है, जो कि नॉट सोल्यूबल होता है नॉर्मल प्रेशर पे। तो हाई प्रेशर पे उनको कंप्रेस करना पड़ता है जिसकी वजह से वो थोड़ी सी सोल्यूबल हो जाए। ठीक है, सो व्हेन डाइवर्स कम टुगेदर टूवर्ड्स द सरफेस, जब वो ऊपर को आते हैं डाइवर्स, द प्रेशर डिक्रीजेस, अंदर प्रेशर ज़्यादा है ना, तो जब वो प्रेशर जब वो ऊपर आएंगे तो प्रेशर डिक्रीज़ करेगा। सो जो नाइट्रोजन है वो बाहर आने की कोशिश करेगी, किससे, बॉडी से क्विकली। ठीक है, जिसकी वजह से वो बबल करेंगे, फॉर्म इन ब्लड स्ट्रीम्स, वो ब्लड स्ट्रीम्स में क्या कर देते हैं, बबल्स फॉर्म कर देते हैं। और ये बबल्स जो होते हैं ये हमारे पास ब्लड फ्लो को कभी कभी रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, रोकने को, जिससे हमारे पास बेंड्स पड़ जाते हैं। ठीक है, जिससे हमारे पास बेंड्स पड़ जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं। ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन आ सकता है बट आर बेंड्स, तो आप ऐसे बता देना। ठीक हो गया, क्लियर है। सो देख लो एक बार शुरू से। ठीक है, ये भी ठीक हो गया, चलो। सो नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास हाई एल्टीट्यूड्स। अब हाई एल्टीट्यूड्स पे जो पहाड़ों पे रहते हैं उनको पता होगा कि जो हाई एल्टीट्यूड्स पे द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज़ लेस देन एट द ग्राउंड लेवल। ठीक है ना, जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो ऊपर कम होती है। सो द रिजल्ट इन द लो कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन ब्लड एंड टिश्यूज ऑफ द पीपल लिविंग एट हाई कॉन्फिडेंस, उनकी मतलब कि उनको थोड़ी सी सोचने की शक्ति उनकी थोड़ी सी कम होती है एज ए रेदर देन जो ग्राउंड लेवल पर रहते हैं, क्योंकि लो कंसनट्रेशन होती है तो उनके तक उनके दिमाग तक ज़्यादा ऑक्सीजन पहुँच नहीं पाती। ठीक, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है हमारे पास एप्लीकेशंस थी। इसके बाद आ जाते हैं व्हाट इज़ वेपर प्रेशर। सो द वेपर प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स अबव द लिक्विड सरफेस इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड एट अ गिवन टेम्परेचर। ठीक हो गया, क्लियर। इसमें आ जाता है हमारे पास व्हाट आर रोल्स लॉ। ठीक, सो द रोल्स लॉ क्या होता है, एट अ गिवन टेम्परेचर फॉर अ सोल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कॉम्पोनेंट solution is equal to the product of vapor pressure at a pure component and its mole fraction। अब जो वेपर प्रेशर होता है किसी भी कंपोनेंट का वो किसके इक्वल होता है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर एट प्योर कंपोनेंट और उसकी मोल फ्रैक्शन के। ठीक है, जैसे ही हमारे पास ये आ गया। ठीक है, जब हम ऐड ऑन करेंगे जब इसको, तो हमारे पास इन दोनों के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो जब हमने इसमें अब एक की जब हमने वैल्यू डाली, ठीक है, तो हमने अभी पीछे देखा था कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी को जब हम सम अप करेंगे तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो जब हमने उस रिलेशन को जब इसमें हमने यूज़ किया तो हमारे पास ये एक निकल कर आ गया। ठीक है, सो अब देखते हैं डिफरेंस एंड सिमिलरिटी बिटवीन रोल्स लॉ एंड हेनरीज लॉ।
ठीक है, ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 2 मार्क्स में या फिर 1 मार्क में, इसका ध्यान रखना। ठीक है, सो बोथ रोल्स लॉ एंड हेनरीज लॉ अप्लाई टू वॉलेटाइल कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। दोनों क्या करते हैं, वॉलेटाइल लिक्विड में हमारे पास वॉलेटाइल कंपोनेंट में पाए जाते हैं इन अ सॉल्यूशन। सो सेकंड हमारे पास आ जाता है बोथ लॉ स्टेट्स दैट वेपर प्रेशर ऑफ वन कंपोनेंट इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। ठीक है, दोनों ही हमारे पास क्या है, प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन के। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आ गया हमारे पास रोल्स लॉ डिफाइंस द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एज द वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट प्योर कंपोनेंट। अब भाई ये हमारे पास इसका डिफरेंस है, बाकी दो हमारे पास सिमिलरिटीज थी, ये हमारे पास डिफरेंस है, इसको ध्यान से देखना। जो रोल्स लॉ है डिफाइंस द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। जो हमारे पास जो वहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी जो कांस्टेंट है इसका, वो हमारे पास प्योर कंपोनेंट का क्या है, वेपर प्रेशर है। जबकि जो हमारे पास जो हेनरीज लॉ का जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो हमारे पास सम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड जो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो है। ठीक है, क्लियर। सो आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, ये हमारे पास इक्वल, ये हमारे पास भाई वो है इंपॉर्टेंट चैप्टर टॉपिक आ जाएगा जिसमें हमारे पास डिफरेंसेस भी आ चुके हैं। ठीक है, तो आइडियल सॉल्यूशंस हमारे पास क्या होते हैं, द सॉल्यूशन विच ओबेज Rolle's law exactly over the entire range of concentration in this solution. The intermolecular interaction, यहाँ से भाई स्टार्ट है, यहाँ से देख लेना। ऊपर की भी एक लाइन है जो कि मतलब कि एक तरह की डेफिनेशन है, बट यहाँ से इसका कंसेप्ट शुरू होता है, ये इसका ध्यान से देखना। In this solution, the intermolecular interaction between the components AB interaction are the same magnitude as intermolecular interaction in the pure component. देखो सिंपल सी बात है, 2 पॉइंट मैं आपको याद करा रहा हूँ, इसको याद कर लेना कि ए बी जो इंट्रैक्शंस हैं वो हमारे पास क्या है, प्योर कंपोनेंट से क्या होंगी, जो ये प्योर कंपोनेंट्स हैं उसके के सेम रहेगी। ठीक है, सिमिलर रहेगी। ठीक है, जैसे कि हमारे पास ये आ गया इक्वल आ गया इसके, इसमें हमारे पास जो डेल्टा एच और जो डेल्टा वी होता है ये हमारे पास क्या होते हैं, 0 होते हैं, इक्वल टू 0 होते हैं। जबकि हमारे पास जो नॉन आइडियल जो सोल्यूशन होते हैं, द सोल्यूशन विच डू नॉट ओबेस रोल्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसनट्रेशन, इसमें हमारे पास इक्वल था, इसमें हमारे पास नॉट इक्वल आ जाएगा। वैसे हमारे पास डेल्टा एच इसमें हमारे पास इक्वल था, चेंज ऑफ हीट हमारे पास इसमें इक्वल टू 0 थी, तो इसमें हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 होगी। और चेंज ऑफ वॉल्यूम इक्वल टू 0 था, तो यहाँ पर हमारे पास नॉट इक्वल टू आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद आ जाते हैं हम टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन पे। अब भाई हमारे पास इसमें नॉन आइडियल सोल्यूशन की कुछ टाइप्स होते हैं, इसको देख लेते हैं। नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग नेगेटिव पॉजिटिव डेविएशंस फ्रॉम रोल्स लॉ। ये हमारे पास अब नेगेटिव डेविएशन और पॉजिटिव डेविएशन क्या करते हैं, शो करते हैं। आइए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। सो नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ, पॉजिटिव डेविएशन का पहले देख लेते हैं। इफ़ ए बी इंट्रैक्शंस, 2 पॉइंट करवा रहा हूँ इसमें भी, तो इसको ध्यान से देखना। इफ़ ए बी इंट्रैक्शंस ऑफ अ सोल्यूशन आर वीकर, जो कि सोल्यूशन की जो ए बी इंट्रैक्शंस होती हैं वो हमारे पास जब वीकर होंगी किससे, ए और बी इंट्रैक्शन से, इन 2 लिक्विड्स फॉर्मिंग द सोल्यूशन। ठीक है, तो हमारे पास ये पॉजिटिव डेविएशन क्या करेगा, शो करेगा। So the total vapor pressure will be greater than corresponding vapor pressure expected in case of ideal solution of the same composition। जैसे कि हमारे पास ये है जो मैंने आपको ऊपर बताया ना, ये हमारे पास इसका ऐसे है कि ये ऐसे होएगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया। द टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा, ग्रेटर होगा किससे, कोरस्पॉन्डिंग वेपर प्रेशर से। इसका कुछ एग्जांपल है, इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना। बेंजीन एंड एसीटोन और इथाइल अल्कोहल एंड साइक्लोहेक्सेन। ठीक, अब इसका एक डायग्राम है, ये डायग्राम देख लो। ये हमारे पास जब भी ऊपर को जब हमारे पास कर्व जाएगा, ये पी ए है और ये क्या है, पी बी। जब हमारे पास ऊपर को जब हमारे पास जब भी कर्व जाएगा तो हमारे पास पॉजिटिव डेविएशन ये शो करेगा, जिसमें डेल्टा एच और डेल्टा वी भी हमारे पास पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे, यानी कि पॉजिटिव रहेंगे। जबकि हमारे पास आ जाते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ। जब हम आ जाते हैं, सो इफ़ ए एंड बी इंट्रैक्शन इज वीकर देन ए बी इंट्रैक्शन। सिंपल, जब वीकर होंगे इनसे तो मतलब कि हमारे पास जो पी ए है ये हमारे पास लेस होगा किससे,
उसके प्योर कंपोनेंट और उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोडक्ट से। ठीक है, इसमें डेल्टा वी है, डेल्टा एच और डेल्टा वी हमारे पास नेगेटिव होंगे, हमारे पास पॉजिटिव डेविएशन में हमारे पास पॉजिटिव थे और नेगेटिव डेविएशन में हमारे पास नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, इसमें हमारे पास सेम हमारे पास इसका डायग्राम बनता है, बट इसमें हमारे पास क्या होता है, नीचे को कर्व बनते हैं। हर एक जो लाइंस जो जाएंगी, ये पी बी की है, ये पी ए की है और ये पी इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी की है। ठीक है, जो हमारे पास जब ऐसे जाएगा तो सिंपली हमारे पास क्या आ जाएगा, ये नॉन डेविएशन शो करेगा। ठीक है, नेगेटिव डेविएशन शो करेगा और हमारे पास एसीटोन और क्लोरोफॉर्म इसकी एक एग्जांपल आ गई। ठीक हो गया, क्लियर है? देख लो एक बार शुरू से। ठीक हो गया, सब नेक्स्ट आए तक इस पे एजियोट्रोप्स पे तो देख लेते हैं। अब एजियोट्रोप्स हमारे पास क्या होते हैं, तो सॉल्यूशंस विच बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड डिस्टिल अनचेंज्ड इन कॉम्पोजिशन इज कॉल्ड एजियोट्रोप। जो कि अनचेंज रहते हैं किसमें, कॉम्पोजिशन में, उसे हम क्या कहते हैं, एजियोट्रोप्स कहते हैं। द एजियोट्रोप डिस्टिल ओवर इफ दे आर प्योर लिक्विड, दिस टाइप कॉल्ड मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। अब जो कि एजियोट्रोप जो कि डिस्टिल होते हैं गैस के प्योर लिक्विड्स के ओवर हो सकते हैं, वो क्या कहते हैं, डिस्टिल हो सकते हैं, उसे हम मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स बोलते हैं, जिसका हमारे पास एग्जांपल आ जाता है इथेनॉल एंड वाटर का। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या आता है, इसके 2-3 पॉइंट है, इसको देख लो जल्दी जल्दी। सो शोज पॉजिटिव डेविएशन, ये हमारे पास पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। द सोल्यूशन विच शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम, ठीक है, ये हमारे पास पॉजिटिव डेविएशन क्या करेगा, शो करेगा। अब नेक्स्ट है हम मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स पर। द सोल्यूशन which shows negative deviation from the rate flow are called maximum boiling azeotropes। जो कि हमारे पास क्या करेंगे, नेगेटिव, इसमें हमारे पास ऑपोजिट होता है, इसमें भी यही ध्यान रखना। जो हमारे पास मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स है वो हमारे पास क्या करेंगे, पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे, और जो हमारे पास मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स होते हैं वो हमारे पास नेगेटिव डेविएशन क्या करेंगे, शो करेंगे। ठीक, सो द कॉम्पोजिशन हैविंग मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, सो आ जाते हैं वो इसके अब मेन इसके दिल पर, किसके, सॉल्यूशन चैप्टर के, जो कि हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इससे भाई एक ना एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का, जितने भी जो हाईएस्ट मार्क्स है उसमें एक ना एक में इसके बनने के आसार हैं। ठीक है, सो द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सोल्यूशन विच डिपेंड्स ओनली ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूशन पार्टिकल्स बट नॉट ऑन द नेचर ऑफ द सोल्यूट। ठीक है, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो हमारे पास 4-5 जितनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमेशा हमारे पास क्या करेंगे, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करेंगे, ना कि उसके नेचर पे। ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन है, कभी कभी आ जाती है, तो इसको लर्न करना मत भूलना। वैसे हो ही गई होगी, सिंपल वे में तो लिखा हुआ है। सो आ जाता हूँ इसके रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पर, जो कि हमारे पास रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर। सो हमारे पास डेल्टा हमने जब पी ए लिया है, जब हमने डेल्टा पार्शियल प्रेशर जो वेपर प्रेशर हमने जब लिया, तो इसमें आगे क्या आया हमारे पास, प्योर फॉर्म माइनस उसकी जो सोल्यूशन की जो मेन फॉर्म होगी। ठीक है, जिसमें से हमने इसको माइनस करना है, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, इसमें से हमने अब प्योर फॉर्म को हमने जब बाहर निकाला तो हमारे पास 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकला। हमने देखा था हमने पीछे कि हमारे पास ये एक था रिलेशन, जिसको हमने इसमें जब पुट किया तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ बी आ गया। ठीक है, अब एक्स भी हम मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हम इसमें कैसे निकाल सकते हैं, डेल्टा पी ए अपॉन में प्योर फॉर्म ऑफ ए। ठीक है, इसी से हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला बनाएंगे। चलो करते हैं शुरू। सो अब हमें ये तो पता है कि हम मोल फ्रैक्शन ऑफ हम कैसे निकाल सकते हैं। तो ये जो है पार्शियल जो हमारे पास मोल फ्रैक्शन है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन में टोटल सोल्यूशन के जो मोल्स होंगे। और एक मोल्स कैसे निकालते हैं, वो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकाल सकते हैं, वेट अपॉन में मोलर मास। ठीक है, तो इसी को हमने खोल दिया। जब हमने इसको खोला तो हमारे पास ये कुछ बनकर रेडी हो गया हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास एक्स बी के इक्वल था, तो हमने जब हमने सोल्व किया तो हमारे पास ये बनकर आ गया, और यही है हमारी मेन जो है इक्वेशन। ठीक है, सेकेंड आया था हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पर। सो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास क्या कहता है, इसमें हमारे पास जो प्योर फॉर्म होगी
वो हमारे पास ज़्यादा वैल्यू कंसिस्ट करेगी किसके, नॉन प्योर फॉर्म के। ठीक है, सो ये हमारे पास मोलैरिटी के क्या होता है, क्या होता है मोलैरिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो हमारे पास इसका के बी लगाने के लिए एक होता है, ये हमारे पास कांस्टेंट आ जाता है। ठीक है, हमने एम की वैल्यू पर देख ली क्या होती है, तो इसी को जब हम मोलर मास में जब हम इसको फिट करेंगे तो हमारे पास ये एक बनकर रेडी हो जाएगा। ठीक है, जिसमें जब हमने इसमें मोलर मास जब हमने इसमें फाइंड आउट करना है तो हमारे पास कुछ ये इक्वेशन बनकर रेडी होगी। ये इंपॉर्टेंट है, एक ये इंपॉर्टेंट थी, एक ये इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पर। सो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में हमारे पास क्या होता है, जो प्योर फॉर्म होती है ना, इसकी वैल्यू हमारे पास हमेशा कम निकलती है किससे, मेन फॉर्म से। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन इज लेस देन प्योर फॉर्म। ठीक है, सो ये हमारे पास मोलैलिटी आ जाती है, मोलल आ जाता है एक। तो सेम हमारे पास जो के बी का जो हमारे पास फॉर्मूला बना था यहाँ पर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का, एक सेम हमारे पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का बनेगा, बट इसमें क्या हो जाएगा, टी एफ लग जाएगा टी बी की जगह। ठीक है, और के एफ लग जाएगा के बी की जगह, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, ये हमारे पास जो बनकर रेडी हुआ है ये हमारे पास इम्पोर्टेंट है, इससे भी बनते हैं क्वेश्चन। ठीक है, देख लो एक बार शुरू से देख लो, क्लियर हो गया, चलें, चलो फिर। तो भाई अब हमें इसमें पता है कि नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोसिस। सो ऑस्मोसिस इज द phenomenon of the flow of solvent through a semi-permeable membrane from pure solvent to solution। ठीक है, तो ऑस्मोसिस हमारे पास क्या होता है, एक फिनोमिनल होता है फ्लो ऑफ सॉल्वेंट का थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, किसके, कहाँ से, प्योर सॉल्वेंट से कहाँ तक, सोल्यूशन तक। सो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट ऑफ लो सोल्यूट कंसंट्रेशन टू दैट ऑफ हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन तक। ठीक है, अब ये हमारे पास कहाँ से कहाँ तक जाता है, लो सोल्यूट कंसंट्रेशन से हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन तक ये हमारे पास जाता है। ठीक, तो अब आ जाता है हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस देख लिया, अब इसका एक वो देख लेते हैं, फिनोमिनल देख लेते हैं इसकी प्रॉपर्टी, ऑस्मोटिक प्रेशर। सो द एक्सेस प्रेशर विच मस्ट बी अप्लाइड टू द सोल्यूशन टू प्रिवेंट द पैसेज ऑफ सॉल्वेंट इनटू इट थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये हमारे पास क्या आता है, द एक्सेस प्रेशर ये हमारे पास लगाया जाता है। ठीक है, किस पे, सोल्यूशन पे, टू प्रिवेंट पैसेज ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो यही हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर जो है, ये हमारे पास ऑस्मोसिस से एक फिनोमिनन है जो हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर है। ठीक है, तो हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई इज इक्वल्स टू सी आर टी, कंसनट्रेशन, रेडबर्ग कांस्टेंट और टेम्परेचर। ठीक है, तो इसमें जब हमने मोलर मास जब हमने निकालना है तो हमारे पास इसमें कैसे आ जाएगा, जो हमारे पास कंसनट्रेशन है ये हमारे पास किसके इक्वल होती है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम। ठीक है, ये हमने इसमें फिल कर दी इसकी वैल्यू। ठीक है, तो जब हमने इसकी वैल्यू जो हमने इसमें फिल करी तो हमारे पास हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होते हैं, तो हमने इसमें फिल कर दिया, तो सिंपली हमारे पास ये बनकर रेडी हो गया। ठीक है, ये हमारे पास इम्पोर्टेंट आ जाएगा। ठीक है, तो सोल्यूट मस्ट बी नॉन वोलेटाइल। भाई इसमें अब दो पॉइंट है देखने वाले कि सोल्यूट हमेशा क्या होना चाहिए, नॉन वोलेटाइल होना चाहिए। इसका क्वेश्चन पहचानने की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, और जो सोल्यूशन होता है वो मस्ट बी डाइल्यूट होना चाहिए, कंसनट्रेटेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देख लो एक बार शुरू से। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करे बिना मत जाइएगा। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट। सो आ जाते हैं हम आइसोटोनिक सोल्यूशन पे। इसी के पार्ट है हमारे पास किसका, ऑस्मोटिक प्रेशर का ही हमारे पास ये पार्ट है, आइसोटोनिक सोल्यूशन। सो द सोल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, इसी को हम क्या कहते हैं, आइसोटोनिक प्रेशर सोल्यूशन बोलते हैं, जिसमें पाई इज इक्वल टू पाई होएगा, जैसे पाई इज इक्वल टू सी आर टी और पाई इज इक्वल टू सी वन आर टी। ठीक है, कंसंट्रेशन उसकी वेरी कर सकती है बट उसके जो पाई होंगे वो हमारे पास इक्वल होंगे। ठीक, तो इसमें हमारे पास आ जाता है हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। सो हाइपोटोनिक सोल्यूशन हमारे पास इसमें क्या कहते हैं, सो इफ अ सोल्यूशन हैज़ मोर ऑस्मोटिक प्रेशर देन सम अदर प्रेशर
जब एक सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे से ज़्यादा होगा तो हमारे पास वो हाइपरटोनिक सोल्यूशन कहलाया जाएगा। ठीक है। सेकेंड आइटम हाइपोटोनिक सोल्यूशन पे, ये हमारे पास हाइपोटोनिक है, हाइड्रोटोनिक नहीं है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन है, जो कि कहता है हमारे पास इफ अ सोल्यूशन हैविंग लेस ऑस्मोटिक प्रेशर देन द अदर सोल्यूशन। जब एक हमें जो गिवन है सोल्यूशन उसका जब लेस होगा किससे, अदर सोल्यूशन से, तो उसको हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन कहलाए जाएंगे। ठीक है। सो हाइपरटोनिक सोल्यूशन इज मोर कंसनट्रेटेड देन हाइपरटोनिक सोल्यूशन। ठीक है। हाइपरटोनिक जो सोल्यूशन होगा वो हमारे पास ज़्यादा कंसनट्रेटेड होगा किससे, हाइपरटोनिक सोल्यूशन से। अब भाई आरओ की बात कर लेते हैं। अब किसे सबके घर में आरओ लगा हुआ है। ठीक है। आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक। तो द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम द सोल्यूशन टू द प्योर सॉल्वेंट। कहाँ से कहाँ तक प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट कहाँ से कहाँ तक होगी हमारे पास, सोल्यूशन से लेकर प्योर सॉल्वेंट तक हमारे पास इसकी क्या होगी, फ्लो होगा। ठीक है। बाय अप्लाइंग एक्सेस प्रेशर ऑन सोल्यूशन साइड। अब इसमें हमने क्या करना है, रिवर्स ऑस्मोसिस करनी है। पहले क्या होता था, प्योर सॉल्वेंट से सोल्यूशन साइड को हमारे पास फ्लो हो जाता था थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, बट अब हमारे पास उल्टा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सोल्यूशन साइड टू प्योर हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉल्वेंट के साइड को फ्लो चल पड़ेगा थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बाय अप्लाइंग एक्सेस प्रेशर ऑन सोल्यूशन साइड। ठीक। अब इसमें आता है हमारे पास अबनॉर्मल मोलर मास। सो अब अबनॉर्मल मोलर मास के हमारे पास दो इसमें एक फैक्टर होते हैं, एक होता है एसोसिएशन और एक होता है डिसोसिएशन। एसोसिएशन का आपको पता ही होगा कि एसोसिएशन मतलब कि जोड़ के रखना। तो अगर हमने 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन लिए तो हमारे पास ये ही हमारे पास हाइड्रोजन गैस बनेगी। ये 2 नीचे चल जाएगा तो हमारे पास हाइड्रोजन ये गैस बन जाएगी। ठीक है। तो अब आ जाता है नेक्स्ट इसके डिसोल्यूशन पे। डिसोसिएशन हमारे पास क्या होता है कि वो करना, दो अगर एक कंपोनेंट दिया तो उसको दो कंपोनेंट में क्या करना है, डिवाइड कर देना, तोड़ देना। तो ए बी अगर एक कंपोनेंट है तो हमारे पास इसमें क्या आ जाएगा, ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव हमारे पास इसमें टूट कर आ जाएंगे। ठीक। तो नेक्स्ट आया था हमारे पास वेंट ऑफ फैक्टर। सो वेंट ऑफ फैक्टर हमारे पास क्या कहता है, आई हमारे पास इसमें वेंट ऑफ फैक्टर में इसको डिनोट किया जाता है। सो नॉर्मल मोलर मास अपॉन में ऑब्जर्व्ड मोलर मास, इसको निकालने की इसकी ट्रिक है। ठीक है। तो एसोसिएशन हमारे पास क्या होना चाहिए, एसोसिएशन कब गिना जाएगा, जब आई की वैल्यू हमारे पास छोटी होगी किससे, 1 से। और डिसोसिएशन कब गिना जाएगा, जब हमारे पास आई की वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी 1 से। ठीक है। अब मैंने इसमें थोड़ा सा लिखा नहीं है, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। अब जब भी वेंट ऑफ फैक्टर और उस कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का जब मिक्सचर आएगा तो हाँ अपने कैसे करना है, जैसे अगर हमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का दिया है तो डेल्टा टी एफ, जो डेल्टा टी एफ होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा आई मतलब कि ये वेंट ऑफ फैक्टर के एफ एम। इसको निकालने का ये भी है तरीका है। ठीक है। और अगर ये हमें ऑस्मोटिक प्रेशर में आ जाए, ऐसे हमारे पास बॉइलिंग वाला भी है। ठीक है, केबी वाला। और जब हमने इसको क्या किया, इसमें डाला ऑस्मोटिक प्रेशर में, तो ये ICRT बन सकता है। ठीक है। बस हमने कुछ नहीं करना, सबके आगे सबके ऑस्मोटिक जो है हमारे पास, जो भी हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है, इन सबके आगे हमने क्या लगा देना है, आई लगा देना है। ठीक है। तो हमारे पास वो वेंट ऑफ फैक्टर के साथ वो रिलेट कर जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक, क्लियर हो गया। एक बार शुरू से देख लो ये चीज़। ठीक है। कुछ भी अगर नहीं समझ आया तो एक बार रिपीट करके देख लेना। अगर तब भी नहीं समझ आएगा तो कमेंट छोड़ देना अपना कि कैसे लगी वीडियो। अगर कुछ भी और समझना होगा तो मैसेज कमेंट कर देना, क्योंकि टाइम रह गया कम। सो नेक्स्ट वीडियो हमारे पास आएगी अब हमारे पास किसकी, कल ही आने वाली है। किसकी आएगी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की हमारे पास वीडियो आएगी। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस। इसको अच्छी तरह से रिवाइज कर देना चैप्टर को, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को लाइक करे बिना मत जाइएगा। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।